Assalamu alaikum dear students, welcome to this class of biology for your examination. हम vitamins के बारे में पढ़ रहे हैं. कल हमने vitamins की introduction पढ़ी थी, थोड़ा सा history के बारे में पढ़ा था, and then I gave you some tricks to remember water soluble and fat soluble vitamins along with their scientific names or chemical names and the important diseases associated with their deficiencies. Today we are going to study about the details of fat soluble vitamins. एक बार हम ये फैट soluble vitamins आज ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर soluble vitamins के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट अस बिगिन दिस. सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस पोज किए हैं, तो इनको हम आंसर करते हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसा पूछते हैं कभी आपके वहाँ अगर क्वेश्चन आता है कि आप हमें बताइए हु इज़ द फादर ऑफ वाइटामिन्स. देखिए, डिस्कवरी में हमने कहा था वाइटामिन्स वर डिस्कवर्ड बाय हॉपकिंस, लेकिन फादर की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ फंक. सी फंक जो है, ही इज़ द फादर ऑफ वाइटामिन्स. ओके, एंड ही इज़ ऑल्सो द फादर ऑफ वाइटामिन थेरेपी. वाइटामिन थेरेपी मतलब वो उसने क्या किया था, काफ़ी सारे ऐसे डिसऑर्डर्स थे जिनको उसने स्टडी किया था और उसने डिफरेंट फूड्स में जो विटामिन्स हैं उनके बारे में पढ़ा था. बेसिकली जब राइस ब्रन पे वो काम कर रहा था, मतलब राइस में जो ऊपर की कवरिंग होती है, उसने वो मतलब रियलाइज़ किया था कि राइस की जो कवरिंग होती है जो कि हम रिमूव करते हैं. जब मैंने कहा है आपको कि हम जब हम जब प्रोसेसिंग करते हैं, जब हम वो वाइट राइस बनाते हैं फ्रॉम ब्राउन राइस, हम वो ऊपर वाली लेयरिंग जो है वो रिमूव करते हैं, तो वो लेयरिंग जो है ऊपर से राइस की, उसमें काफ़ी सारे विटामिन्स हैं और वो काफ़ी सारे डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, बी विटामिन्स पर्टिकुलरली. तो ऐसा उसने देखा था, इस पर उसने काफ़ी काम किया था. और विटामिन से डिजीज़ को ट्रीट करना, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ विटामिन थेरेपी. And he is also regarded as the father of vitamin therapy, father of vitamins as well as father of vitamin therapy. That is Funk, C. Funk. और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि आपके वहाँ अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्टडी ऑफ vitamins कॉल्ड, तो दैट इज विटामिनोलॉजी. विटामिनोलॉजी, ठीक है. अच्छा, विटामिन इज ए डाइडेश वर्ड. वाइटा जो डिराइव्ड है, विटामिन का नाम जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम वाइटा विच मीन्स वाइटल. लेकिन वाइटा कौन सा वर्ड है? इज इट जर्मन, इज इट लैटिन, इज इट सम अदर? सो इट इज, यहाँ पे आप याद रखेंगे, इट इज लैटिन वर्ड. कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अच्छा, आपके वहाँ अगर क्वेश्चन आया, बताइए फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द विटामिन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय गट बैक्टीरिया. मतलब हमारे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ विटामिन्स को सिंथेसाइज करते हैं. वो विटामिन्स क्या क्या होते हैं, ये आपको याद रखना है. इसमें क्या क्या आता है? एक आता है विटामिन के आपका, ठीक है. विटामिन के में फिर आपको बताऊंगा कौन सा, K1 है, K2 है, K3 है. वो के विटामिन जब हम पढ़ेंगे वो हम बताऊंगा. लेकिन जनरल में आप याद रखेंगे विटामिन के बनता है हमारे बैक्टीरिया से. विटामिन B2 बनाते हैं वो, B2 बनाते हैं, B5 बनाते हैं वो, B7 बनाते हैं वो. तो ये कुछ विटामिन्स हैं दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, तो ये रहा. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ओनली फैट सॉल्युबल विटामिन दैट एक्ट्स एज कोएंजाइम. देखिए, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो कोएंजाइम की तरह एक्ट करते हैं. व्हाट इज अ कोएंजाइम? ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. देखिए, हमारे पास जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, मतलब जो हमारे अंदर लिविंग सेल्स में जो रिएक्शंस होती हैं, दोज आर कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शंस. और ये काफ़ी सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, मतलब उनकी रेट तेज़ कराते हैं. ठीक है, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस कराने के लिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं. और यही एंजाइम्स जो होते हैं, का कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो जिन्हें हम कहते हैं सिंपल एंजाइम्स. क्या कहते हैं? सिंपल एंजाइम्स. और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड कंजुगेटेड एंजाइम्स. कंजुगेटेड, या जिन्हें हम कहते हैं हॉलो एंजाइम्स. अब ये भला क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? देखिए, सिंपल एंजाइम्स जो होते हैं, रिमेंबर ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, जो मैंने इससे पहले आपको बताया है. तो सिंपल एंजाइम्स में खाली क्या होता है? प्रोटीन होता है.
प्रोटीन के बने होते हैं। बट कंजुगेटेड जो होता है, ये जो हॉलो एंजाइम्स होते हैं, कंजुगेटेड एंजाइम्स, दीज आर कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स। और इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होते हैं। एक होता है प्रोटीन पार्ट, जैसे सिंपल एंजाइम में खाली प्रोटीन है, लेकिन इसमें एक प्रोटीन पार्ट होता है। एंड इसमें प्रोटीन पार्ट के अलावा इसमें क्या होता है, देयर इज सम नॉन प्रोटीन पार्ट। समझेंगे बात को, नॉन प्रोटीन पार्ट, समझ आ रहा है? जो ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये प्रोटीन पार्ट जो है, इसे हम कहते हैं, दिस इज समटाइम्स कॉल्ड एपो एंजाइम। इसे हम कहते हैं एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज समटाइम्स कॉल्ड, आइदर इट कैन बी कॉल्ड कोफैक्टर, या ये इसको कभी कहते हैं कोएंजाइम। समझ आ रहा है ये कोएंजाइम कहाँ पे है? ये कुछ ऐसे नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं जो कि एंजाइम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। किस एंजाइम के साथ? सिंपल के कंजुगेटेड हॉलो एंजाइम के साथ। बिल्कुल, हॉलो एंजाइम के साथ या कंजुगेटेड एंजाइम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इस कंजुगेटेड एंजाइम को फंक्शनल बनाने के लिए। अगर इस कंजुगेटेड एंजाइम में ये कोएंजाइम्स अटैच्ड ना हो, तो ये कंजुगेटेड एंजाइम या हॉलो एंजाइम फंक्शन नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, ये क्या है, कोफैक्टर क्या होता है और कोएंजाइम क्या होता है? देखिए, कभी ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है, ये कभी मेटल आयन हो सकती है, जैसे कभी ये Zn डाई पॉजिटिव हो सकती है, या फॉर एग्जाम्पल Fe डाई पॉजिटिव। जब ये मेटल आयन होती है, उस वक्त हम इसे कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। समझ आ रहा है? When it is a metal ion, that time this non-protein part is called cofactor, and sometimes it can be a small organic molecule। और जिस वक्त ये small organic molecule होता है, समझेंगे बात, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, उस वक्त हम इसे क्या कहते हैं, उस वक्त हम उसे कहते हैं दिस इज ए कोएंजाइम। समझ आ रहा है? ये जहन में बिठा दीजिए पॉइंट। क्लियर है? ये क्या हो सकता है स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? मोस्टली इट इज ए स्मॉल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे भी इंशाल्लाह बताऊंगा, ऐसा भी टेंशन मत ले लो। और ये कोएंजाइम या कोफैक्टर बहुत ही ज़रूरी होता है किसकी फंक्शनिंग के लिए? एक कंजुगेटेड या हॉलो एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए। और ये जो विटामिन बीज होते हैं, रिमेंबर बी के जो विटामिन होते हैं, दे आर ऑल क्या, वो क्या है, दे आर ऑल कोएंजाइम्स, कि वो कंजुगेटेड एंजाइम्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, डिफरेंट कंजुगेटेड एंजाइम्स के साथ, और उनको फंक्शनिंग कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे पास फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं, वो कोएंजाइम्स एक्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट देयर इज ओनली वन फैट सॉल्युबल विटामिन, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। एंड रिमेंबर दैट विटामिन इज विटामिन के। विटामिन के जहाँ पे ये ब्लड क्लॉटिंग करता है, वहाँ पे क्या करता है, वहाँ पे बताऊंगा मैं आगे। ये बेसिकली एज कोएंजाइम एक्ट करता है। अच्छा, अब विटामिन बी जो हैं, बी कॉम्प्लेक्स, चूंकि ये काफ़ी सारे हैं, इसमें कुछ विटामिन ऐसे हैं जो ब्लड बनाने के लिए ज़रूरी लगते हैं, ब्लड फॉर्मेशन के लिए, दैट इज हिमेटोपोइटिक। और वो कौन से बी विटामिन हैं? रिमेंबर, आपको कल मैंने बताया था ब्लड के रिलेटेड जो होंगे, आपको पता है विटामिन B9 एंड B12, ये आप सबको पता है, इजंट इट? जो मैंने कल वो ट्रिक्स वगैरह दी थी, उसमें आपको समझ आ गया था क्या है। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग है कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग बी विटामिन कौन है? देखिए, जो ब्लड प्रोडक्शन के लिए लगते हैं, B9 एंड B12, इसके अलावा जितने भी बाकी हैं, वो सारे ही क्या हैं, वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए लगते हैं, ATP सिंथेसिस के लिए लगते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं ऑल अदर विटामिन, किसके बगैर, किसके बगैर? अदर देन किन के बगैर? B9 एंड B12 के बगैर। समझ आ रहा है? एक्सेप्ट दीज, बाकी सारे जो बी विटामिन होते हैं, याद रखिएगा, वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए लगते हैं। तो आपको यह भी जहन में रखना होगा कि अगर B9 और B12 की डेफिशिएंसी होगी, तो ब्लड के रिलेटेड कुछ सिम्टम्स होंगे, ब्लड बनना कम होगा, या बाकी हम कह सकते हैं एनीमिया हो सकता है। ठीक है, वो हमने कल पढ़ा था थोड़ा। लेकिन अगर आपके बी विटामिन बाकी जो इन B9 और B12 के बगैर है, अगर उनकी डेफिशिएंसी होती है, तो आप यहां पे एक कंसेप्ट जहन में बिठा दीजिए, इसमें कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, चाहे B1 हो, B2 हो, B3 हो, B5 हो, ठीक है, B6 हो, B7 हो। ये जो विटामिन हैं,
इनकी डेफिशिएंसी से कुछ कॉमन सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि चूंकि इन सब का काम है एनर्जी प्रोडक्शन करना, और इनकी डेफिशिएंसी होगी तो एनर्जी एनर्जी डिप्लीशन होगी, एनर्जी बराबर नहीं बन रही होगी, एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगी, तो उससे कुछ कॉमन सिम्टम्स आते हैं, वो जहन में रखना चाहेंगे आप तो बेटर रहेगा। दैट इज डिप्रेशन, इससे हो सकता है उनकी डेफिशिएंसी से डिप्रेशन हो सकता है, या मेंटल रिटार्डेशन, ये कॉमन है उन सब में। मेंटली रिटार्डेड होता हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ग्लोस्टिस, ये आगे बताऊंगा मैं ग्लोस्टिस, या अभी जहन में रखें, आपने देखा होगा कभी कभी जो टंग होती है वो इन्फ्लेमेशन करती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ग्लोस्टिस, ओके, सूजी हुई टंग, है ना, जुबान। अच्छा, इसी तरह से डर्मेटाइट्स, डर्मेटाइट्स मीन्स टी आई एस, टी आई एस, डर्मेट, जहाँ पे भी टी आई एस आप देखेंगे ना, जहाँ पे भी पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया है आगे भी, पहले भी, कि इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ग्लोस्टिस इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, डर्मेटाइटिस इट इज इन्फ्लेमेशन एंड रिलेटेड इफेक्ट्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। डर्मेटाइटिस, डर्म को स्किन, ठीक है, डर्म मीन्स स्किन। इसी तरह से चिलाइट्स, इसे चेलिटिस कुछ बोलते हैं, चिलाइटिस कुछ बोलते हैं, ये क्या है, ये जो है आपने देखा होगा कई सारे ऐसे होते हैं जिनकी जो होंठ वो फट जाते हैं, स्पेशली क्रैक हो जाते हैं जो साइड में हो जाते हैं, है ना। ये तो हमें विंटर में होते ही होते हैं, लेकिन हाँ, ये साइड में जो क्रैक्स बनते हैं वो ज़्यादा इसमें हो जाते हैं, तो क्रैकिंग ऑफ लिप्स वगैरह। अब ये चीज़ें आपको समझ आ गए, आई नो। हाँ, एक और चीज़ आप, अगर आप याद रखना चाहें कि अगर आपको कहेंगे कि वहाँ पे क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स, नहीं पूछ सकती, इतना डिफिकल्ट है, लेकिन हम सिक्योरिटी के लिए बोल रहे हैं। अगर वहाँ पे आपसे पूछेंगे कि इन विटामिन्स में से कौन सा विटामिन इज मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर सम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई आपका, जैसे टेस्ट, टेस्ट में अल्ट्रेशन है, टेस्ट नहीं खाना खा रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, लेथार्जी है, लेथार्जी है, या बेहोशी हो रही है, कंफ्यूजन है, याददाश्त ही नहीं है, बैलेंस बैलेंस नहीं रहता है, इंसान चल रहा है तो बैलेंस गिर जाता है ऐसे, तो ये जो ये सारा न्यूरोलॉजिकल हो सकता है, ठीक है। या बर्निंग फीट होते हैं, वो जो होता है ना पैरों में, वो जैसे जैसे वो कांटे चुभते हैं ना, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर दिस। मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, ये सारी जो होते हैं ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। और अगर वहां पे आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं पूछेंगे, इतना डिफिकल्ट है, लेकिन मैं फिर भी आपकी सिक्योरिटी के लिए अगर इनके लिए वहां पे बताएंगे कौन कौन से विटामिन मोस्टली आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो अगर वहां पे बी 12 कहीं होगा उसको टिक मारिएगा, अगर बी 6 होगा उसको टिक मारिएगा, या अगर बी 1 होगा, ये तीन जो हैं ये मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिफिशिएंसी इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये जहन में रखेंगे आप मेहरबानी करके। अब यहाँ पे काजेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, अब सवाल ये पैदा होता है क्यों इंसान को डेफिशिएंसी हो सकती है विटामिन्स की, क्या रीजन हो सकता है इसका। देखो, एक तो ऐसा हो सकता है कि उसको जितना विटामिन खाना है, जितना विटामिन लेना है उतना नहीं ले रहा है, दैट मींस ही यूजेस क्या, विटामिन्स लेसर देन दैट आर नीडेड, तो इनटेक, डिक्रीज्ड इनटेक हो सकता है, कम ले रहा है, जितना बॉडी को चाहिए उतना नहीं ले रहा है। दूसरे एंगल में ये हो सकता है कि हाँ, अब ये जो इंसान है इसको नॉर्मली ये ले रहा है, चलो जितना एक नॉर्मल इंसान ले रहा है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ही ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल प्रेग्नेंट वोमन है, एक नॉर्मल वोमन है, एक प्रेग्नेंट वोमन है, तो प्रेग्नेंट वोमन में ज्यादा विटामिन चाहिए, ठीक है, उसके अंदर बच्चा बन रहा है, सो यू हैव टू प्रोवाइड हर मोर न्यूट्रिशन, मोर विटामिन। तो कभी ऐसा हो सकता है कि हाँ, इसको लगता है मैं ले रहा हूँ बराबर विटामिन, मैं खा रहा हूँ खाना, वही खाना खा रहा हूँ अच्छे से जितना खाता था, लेकिन इसमें इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट है, क्या है, रिक्वायरमेंट है ज्यादा, तो आप मुझे बताए वो जो खाने से नॉर्मली वो लेता था, जितना लेता था वो सिर्फ फुलफिल नहीं करता है उसकी रिक्वायरमेंट्स, तो ऐसा हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो बंदा है इसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, देखो सारा तो ठीक है, वी आर व्हाट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम मेक्स अस, ठीक है, जो हम खाते हैं ना उसी से हमारी बॉडी बनती है, अगर डाइजेशन नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो कुछ नहीं, आगे जाके हमारी बॉडी में कुछ नहीं बनेगा। सो डाइजेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी, याद रखिएगा, अगर इंसान अपनी डाइजेशन को फिट करता है ना, उससे वो आधे से ज़्यादा बीमारियां ख़त्म कर देता है बीमारियों से आधे से ज़्यादा कम महफूज रहता है,
कि 50% चांसेस होते हैं कि उसमें बीमारी नहीं लग सकती है, 50 to 60% अगर वो डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक करता है, यहीं से सारा स्टार्ट होता है। तो अगर उसमें इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन है, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन की खाना जो खा रहा है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे हैं, वो वाइटामिन नहीं एब्जॉर्ब हो रहे हैं अच्छे से, ये भी हो सकता है। अच्छा, अब अगर एब्जॉर्ब हो गए, अब बॉडी में ये काम ही नहीं करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इस विटामिन को फलानी रिएक्शन कंट्रोल करनी है, ये करता ही नहीं है। जैसे मैं अभी कह रहा था कोएंजाइम एक्ट करना है, ये उस एंजाइम पे फंक्शनली नहीं बन रहा है, कुछ ऐसा करता है। तो इसका मतलब है हो सकता है कि इसमें इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म हो सकता है, इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, पिछली बार जब हमने पंचायत पढ़ा था वहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी सर हमें प्लीज़ ये डिटेल में पढ़ाओ, डिटेल में पढ़ाओ, लेकिन वहाँ पे नहीं पढ़ा सकते थे कि बिकॉज दिस वाज नॉट ए सेपरेट टॉपिक। ओके, यहाँ पे ये सेपरेट टॉपिक है तो आई थिंक कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ये यहाँ पे आज आपने पढ़ लिया, इंशाल्लाह इसके बाद आपको कभी भी किसी एग्जाम में विटामिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सब कहते हैं कि विटामिन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आता था। अब जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ आज और कल, इसके बगैर आप कभी विटामिन ना बुक देखिए कभी, ना किसी को पूछिए क्या है विटामिन। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो सकता है कि ये इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म है, कि हम कह सकते हैं कि ये बॉडी में फंक्शन ही नहीं कर रहा है ये विटामिन, द विटामिन इज नॉन फंक्शनल इन द बॉडी, दिस कैन ऑल्सो ऑकर। तो हो गया ये आपका। नाउ वी आर मूविंग टू द मेन टॉपिक दैट इज फैट सॉल्युबल विटामिन्स। हमारी बॉडी में जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं इनका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब बताइए मुझे, आपके सामने वो फॉर्मूला है FAKD, फैक्ट है ना। तो F मीन्स फैट सॉल्युबल, A, K, E and D आर दीज विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन द फैट। अब यहां पे सबसे पहला हम ले रहे हैं विटामिन A। पहला पॉइंट लिखा है मैंने, वाइटामर्स ऑफ विटामिन A और ऑल्सो कॉल्ड रेटिनॉइड्स। देखिए, किसी भी विटामिन की अगर आप कुछ डिफरेंट फॉर्म्स देखते हो, आप कुछ डिफरेंट केमिकल्स देखते हो जो कि वही फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास विटामिन ए है, दिस इज हमने आपको ऐसा बताया था रेटिनॉल, लेकिन रेटिनॉल जो है इसके साथ साथ कुछ ऐसे केमिकल्स ऐसे भी हैं जो कि रेटिनॉल की तरह काम करते हैं हमारी बॉडी में। दोज आर ऑल्सो कॉल्ड द फॉर्म्स ऑफ दिस विटामिन। तो अगर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द विटामिन हम बताएं, दोज आर कॉल्ड रेटिनॉइड्स। जैसे यहाँ पे ये जो हैं, ये तीन जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, वन इज दिस रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड, दीज आर थ्री फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए। तीन फॉर्म्स हैं ये विटामिन ए के। इसमें कॉमनली यहाँ ये आपको वहाँ पे एग्जाम में दिखाते हैं विच इज द केमिकल फॉर्म ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ विटामिन ए, या हम कैसे केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, वहाँ रेटिनॉल देते हैं। अगर उन्हें रेटिनल दिया, आप डरना नहीं, रेटिनल भी टिक मारना। अगर रेटिनोइक एसिड दिया, ये दो नहीं थे उस वक्त, ये टिक मार लेना। ठीक है। लेकिन मोस्टली वो रेटिनॉल देते हैं। एंड दीज आर एक्चुअली थ्री फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम विटामिन आर कॉल्ड रेटिनॉइड्स। ये आप समझेंगे। तो दीज आर द रेटिनॉइड्स ऑफ विटामिन ए। ये देखेंगे आप यहाँ पे कि विटामिन ई की थोड़ी सी मैं बात करता हूँ कि 500 BC में, हाँ याद रखिएगा, 500 BC में ही एक, उसको जानते होंगे आप, ठीक है, किताबों में पढ़ा होगा, एक बंदा है जिसका नाम है हिप्पोक्रेट्स। ये बंदा क्या करता था, ये नाइट ब्लाइंडनेस को क्योर करता था। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम आज विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बोलते हैं कि ये हो रहा है, उसको पता नहीं थी शायद कि नाइट ब्लाइंडनेस शायद विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो रहा है, उसको पता नहीं थी। लेकिन हाँ, उसको ये पता था कि मैं जब अपने पेशेंट को क्या करता हूं, मैं अपने पेशेंट को ऑक्स का लिवर है ना, ऑक्स का लिवर, उसको हॉनी के साथ मिलाता हूं, तो उसमें नाइट ब्लाइंडनेस जो है, नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो क्योर हो जाती है। जो मैं नाइट ब्लाइंडनेस आपको पढ़ाऊंगा विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। तो ये देखिए, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है विटामिन ए का एक अहम रोल। समझ आ रहा है। सो ये आप याद रखेंगे। अब यहां पे ये जो विटामिन ए है, ये हमें एनिमल सोर्सेज से भी मिल सकता है और प्लांट सोर्सेज से भी मिल सकता है। लेकिन एनिमल्स में ये प्री फॉर्म्ड होता है। क्या होता है? एक मिनट। एनिमल्स में ये प्री फॉर्म्ड होता है और प्लांट्स में ये इन द फॉर्म ऑफ प्रोविटामिन होता है। फर्क क्या है?
प्री फॉर्म्ड मीन्स ये रेडीली अवेलेबल है, आप एनिमल का कंज्यूम करो, आपके अंदर विटामिन ए आएगा। बेसिकली एनिमल्स में ये किस फॉर्म में होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ आई गेस कि हाँ रेटिनाइल, रेटिनाइल एस्टर्स, रेटिनाइल एस्टर्स, ठीक है। या हम कहते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेटिनॉल ओनली, ओके, रेटिनॉल, क्योंकि ये रेटिनल एस्टर्स जब फिर हम खाते हैं एनिमल को, हमने कंज्यूम किया एनिमल का कोई पोर्शन, कुछ उसका पार्ट, चाहे मीट किया, एग्स किया, फिर हमारी जब इंटेस्टाइन में जाता है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, इससे रेटिनॉल बनता है। समझ आ रहा है? तो वी कैन से द रेटिनॉल इज प्रेजेंट डायरेक्टली इन द एनिमल्स, डायरेक्टली होता है, मतलब रेडीली अवेलेबल होता है, दिस इज कॉल्ड प्री फॉर्म्ड। लेकिन जो प्लांट सोर्सेज होते हैं इसमें प्री फॉर्म्ड नहीं होता है, इसमें एक ऐसा फॉर्म होता है इस विटामिन का जो कि प्योर विटामिन नहीं है, जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे अल्टीमेटली ये विटामिन बनेगा। समझ आ रहा है? जो कि विटामिन ए नहीं है, इसका प्रिकर्सर है, इसका प्रिकर्सर है, वो मॉलिक्यूल है जिससे फिर अल्टीमेटली विटामिन ए बनेगा, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोविटामिन। और प्रोविटामिन जो प्लांट सोर्सेज में मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड बीटा कैरोटीन। गाजर, आपको मैं बताऊं, ये जो है ना, ये येलोइश जो होते हैं फ्रूट्स वगैरह, येलोइश जो होते हैं, ऑरेंज कलर्ड होते हैं, तो इनमें ज़्यादा होता है। और आप एक काम कीजिएगा, अगर आप चाहते हो कि आप ब्यूटीफुल बनना चाहते हैं, ये जो बीटा कैरोटीन है, अगर आप खाएंगे, गाजर खाएंगे रेगुलरली, आप दो दो तीन तीन गाजर खाएंगे ना, कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा आपका स्किन का कलर जो है दैट विल बी ऑरेंज। ट्राई करके देखिए, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल लगोगे सारे। सो दिस इज प्रोविटामिन फॉर्म जो है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो कि इन येलोविश फ्रूट्स में या ऑरेंज कलर्ड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में होता है, दैट इज प्रोविटामिन। नाउ नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताऊं कि ये जो स्टोरेज जो इस विटामिन की होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है इन द लिवर, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, रेटिनॉल, रेटिनॉल पाल्मिटेट, रेटिनॉल पाल्मिटेट, रिमेंबर दिस, रेटिनॉल पाल्मिटेट। ये कहाँ, अच्छा एक मिनट, रेटिनॉल पाल्मिटेट। अब आते हैं इसकी फंक्शंस पे, विटामिन ए की फंक्शंस पे। देखिए यहां पे एक कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि इसके डिफरेंट फॉर्म्स है ना, अगर आप इनकी तरफ देखेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे इन फॉर्म्स को, ये जो रेटिनॉल एंड रेटिनल है ना, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, कि हमने बॉडी में रेटिनॉल लिया है, वो रेटिनल में कन्वर्ट हो सकता है, और रेटिनल अल्टीमेटली वापस रेटिनॉल में कन्वर्ट हो सकता है, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। समझ आ रहा है? लेकिन रेटिनॉल से रेटिनोइक एसिड बनता है, लेकिन रेटिनोइक एसिड से रेटिनॉल नहीं बनता है। मतलब ये जो रेटिनॉल एंड रेटिनल है, रेटिनॉल बेसिकली है, दिस इज अल्कोहलिक फॉर्म, दिस इज अल्कोहलिक फॉर्म ऑफ दिस, जहां पे भी आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, OH ग्रुप जब होता है दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। और ये विटामिन ए की कौन सी फॉर्म है, दिस इज अल्कोहलिक फॉर्म, दिस इज OH फॉर्म, ये अल्कोहलिक फॉर्म है इसकी। और ये रेटिनल क्या है, दिस इज एल्डिहाइडिक फॉर्म, CHO फॉर्म, ये आपने 10th में पढ़ा होगा है ना, अल्डिहाइडिक फॉर्म क्या होती है, CHO ग्रुप इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है। इसी तरह से रेटिनोइक एसिड जो होता है इसमें COOH ग्रुप होता है, ये एसिडिक फॉर्म है इसकी, ये एसिडिक फॉर्म ऑफ दिस विटामिन ए है। रेटिनल जो है NaL, ये अल्डिहाइडिक फॉर्म है विटामिन ए की। इसी तरह से रेटिनॉल जो है, दिस इज अल्कोहलिक फॉर्म ऑफ दिस विटामिन ए। और अल्डिहाइडिक एंड अल्कोहलिक फॉर्म ऑफ विटामिन ए आर इंटर कन्वर्टेबल, रिमेंबर माय डियर्स, aldehydic and alcoholic form are interconvertible, but retinal converts into retinoic acid and retinoic acid does not convert into retinal backwards। ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे ये जो ये डिफरेंट फॉर्म्स है ना, हर किसी की अपनी अपनी फंक्शन है, और इनकी फंक्शन चूंकि डिफरेंट है, अपनी अपनी फंक्शन है इनकी। इस तरह से हम यहाँ पे अगर ये याद रखेंगे, ये रेटिनॉल कोई काम करेगा, रेटिनल कोई काम करेगा, और रेटिनाइक एसिड कोई काम करेगा। ये काम आप याद रखेंगे तीनों के, आपका फंक्शनिंग अच्छे से समझ आएगा। देखिए रेटिनॉल जो है ना, ये रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए, ये हमारी फर्टिलिटी रखता है। समझ आ रहा है? रेटिनॉल फॉर्म जो है विटामिन ए की। और जो रेटिनल है ना, ये है वो फॉर्म जो कि आंखों के लिए जरूरी है, जो कि विजन के लिए देखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। दिस इज रेटिनल फॉर्म, अल्डिहाइडिक फॉर्म। और रेटिनोइक एसिड जो है, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स में जाता है। ये रेटिनोइक एसिड क्या जाता है, ये सेल्स में जाता है, और सेल्स में जाने के बाद ये सेल्स की ग्रोथ कराता है,
ग्रोथ कराता है, और सेल्स में क्या कराता है, डिफरेंशिएशन कराता है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए जब बच्चा बनता है या कोई भी सेल, कोई भी स्ट्रक्चर जब बनता है इंसान का, पहले वो स्ट्रक्चर, जैसे यहां पे मैं बता देता हूं, ये हमारे जब एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में ऐसी स्टेज आती है कि हमारे काफ़ी सारे सेल्स का एम्ब्रियो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो हो गया जब हम माँ के पेट में होते हैं, ठीक है, पहले इस तरह से गुच्छा होगा सेल्स का। अभी इसमें कोई भी हमारी सेल, ना कोई स्किन सेल है, ना कोई नर्व सेल है, ना कोई मसल सेल है, ना कोई आंख की सेल है, ना कोई स्किन की सेल है, कोई ऐसी सेल नहीं है। ये सारे सेल्स एक जैसे होते हैं। फिर इनमें ही एक प्रोसेस हो जाती है जिससे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। और यही डिफरेंशिएशन जो मैं यहां बता रहा हूं, ये सेल डिफरेंशिएशन होने की वजह से इसमें से कुछ सेल्स क्या बनाएंगे, हमारे स्किन की सेल्स बनाएंगे, कुछ सेल्स हमारे नर्वस सिस्टम की सेल्स बनाएंगे, कुछ सेल्स हमारे मसल सेल्स बनाएंगे, कुछ सेल्स हमारे बोन सेल्स बनाएंगे। तो इनमें एक डिफरेंशिएशन हो रही है ना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। और यही सेल को ग्रो करने के लिए और डिफरेंशिएशन करने के लिए बहुत ही जरूरी है, ये कौन, बहुत ही जरूरी है ये रेटिनोइक एसिड फॉर्म ऑफ दिस विटामिन ए। तो विटामिन ए की 3 फंक्शन आप यहीं पे समझ सकते हैं। एक तो है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, हमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी मेंटेन करने के लिए। दूसरा ये हमारे में विजन के लिए, हम देखते हैं, अगर विटामिन ए नहीं होगा तो हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आगे कैसे। और तीसरा ये कि जो ये रेटिनोइक एसिड है वो क्या करता है, रेटिनोइक एसिड फॉर्म ऑफ विटामिन ए, वो हमारी सेल्स को ग्रो कराता है और उनमें डिफरेंशिएशन कराता है। डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन यही हो गया कि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है जो कि सारी एक जैसी होती हैं, जो कि ये बहुत तेज डिवाइड करती रहती हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड नहीं है कुछ पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। हाँ, फिर इनमें स्पेशलाइजेशन आती है, ये बोलती है बस मैं काम करूंगी, मैं स्किन सेल बनाऊंगी। ये बोलती है बस मुझे मुझे अब और कोई काम नहीं, मुझे अब खाली नर्व सेल रहना है। ये बोलती है मुझे मसल सेल, और ये बोलता है चलो मुझे छोड़ो, मैं तो बोन सेल बनूंगी। समझ आ रहा है, फिर इनमें डिफरेंशिएशन होती है, और इसके लिए भी बहुत ही जरूरी है ये विटामिन ए। अब यहां पे मैं एक पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, वो जहन में रखिएगा। विटामिन ए जो है ना, ये एक हार्मोन की तरह काम करता है। दो विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, एक ये विटामिन ए, और दूसरा जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको विटामिन डी। ये दोनों हार्मोन की तरह काम करते हैं। क्या करते हैं, हार्मोन की तरह काम करते हैं। बेसिकली हार्मोन क्या होता है, हार्मोन कोई ना कोई रेस्पॉन्स लाता है सेल में, सेल के रिसेप्टर्स, सेल में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं उसके लिए, और उन रिसेप्टर्स पे बैठ के वो अल्टीमेटली उसको कुछ अच्छी चेंजेस लाता है, कुछ भी चेंजेस लाता है जो कि बड़ी बड़ी चेंजेस होती हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये विटामिन ए है, ये विटामिन ए का मॉलिक्यूल जब सेल पे आता है, ये सेल है हमारे पास, ये बोलता है सेल को आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं, सेल के अंदर ये जाता है, ठीक है, और अंदर जाके यहाँ न्यूक्लियस में, इसमें जेनेटिक मटेरियल है, जीन्स हैं। जो न्यूक्लियस होता है ना सेल के अंदर, उसमें डीएनए होता है, डीएनए पे जीन्स होते हैं। और ये विटामिन ए अंदर आता है, बोलता है मुझे इजाजत है। सेल बोलती है बिल्कुल इजाजत है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। तो इजाजत लेने के बाद ये सेल के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर जाता है, और यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं इसी न्यूक्लियस में, वो इसका इंतजार करते रहते हैं, बोलते हैं आ जाओ हमारे इन जीन्स पे आ जाओ और जीन्स को फंक्शन करा दो, जीन्स की फंक्शन करा दो। मकसद कहने का है कि हार्मोन, जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जो हम टेस्टोस्टेरोन पढ़ते हैं, आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन याद रखेंगे, हम जो प्रोडक्शन होती है उसके लिए कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे स्टीरॉयड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। इसी तरह से फीमेल में होता है फीमेल सेक्स हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन। तो इसी तरह से वो भी यही काम करते हैं कि सेल में जाके वो हार्मोन कैसे फंक्शन करते, सेल में जाके उनमें सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं उनके लिए, वो उनको ले जाते हैं और फिर ले जाते हैं जीन के पास, बोलते हैं इस जीन का काम करा दो प्लीज, इस जीन से हमें फंक्शन करा दो, इस जीन की फंक्शन करा दो। फंक्शन क्या होती है बेसिकली, इस जीन से एक प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन बना दो, और वो प्रोटीन जो है, वो प्रोटीन ये कराता है, वो प्रोटीन ग्रोथ के लिए लगता है और डिफरेंशिएशन के लिए लगता है। समझेंगे बात, ये समझिए, बस ये आप समझेंगे। इसके बाद थोड़ी सी ये फंक्शंस है, इनको मैं ऐसे ही बताऊंगा। ये आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि ये जो रेटिनोइक एसिड है, और वी कैन से विटामिन ए की एक जो एसिडिक फॉर्म है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, ये एक्चुअली हमारी सेल्स में ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन करा देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डिफरेंट सेल्स को
ग्रो और डिफरेंशिएट कराने के लिए, ठीक है, उनकी हेल्थ एंड इंटेग्रिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये क्या करता है, ये एक हार्मोन की तरह काम करता है, ये हार्मोन की तरह बिहेव करता है, ये सेल के अंदर जाता है और फिर उसके न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर जाता है, और न्यूक्लियस में वो अल्टीमेटली उसके जेनेटिक मटेरियल या मतलब जीन्स को एक्टिवेट कराता है या जीन्स को फंक्शनल करा देता है, जीन्स से प्रोटीन बना देता है, जो प्रोटीन ये अल्टीमेटली यही काम करता है जो हमने कहा कि ये सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन कराता है। और ये एक हार्मोन का तरीका है, ऐसा जो तरीका है ना जो मैंने अभी बताया, न्यूक्लियस में जाना, फिर न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल जीन्स को फंक्शनल करना, जीन से प्रोटीन बनाना, ये हार्मोन का काम होता है, ये कुछ ऐसे हार्मोन्स है। तो इस तरह से हम कहते हैं विटामिन ए इज ए हार्मोन, और यही काम आगे हम देखेंगे विटामिन डी भी करेगा। उस वक्त विटामिन डी को भी हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑल्सो ए हार्मोन, ठीक है। तो ये आप समझेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखे हैं विजन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विजन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये प्लीज़ समझेंगे आप। यहाँ पे ये अगर आपने नोट किया तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। विजन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जब आप अपनी आँख को देखते हो ना, आँख में जो स्ट्रक्चर पीछे होता है आइज़ का, उसे हम कहते हैं रेटिना। क्या आप कहते हैं जब हमारी आंखों पे लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने के बाद वो अल्टीमेटली जो इमेज होती है, इमेज से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट अल्टीमेटली रेटिना पे एक इमेज बनाती है, ठीक है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज में आती है, यहां से आइज में आ रही है एक मिनट ये यूज करते हैं, वहां से ये आइज में आ रही है लाइट, और अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्ट होके यहां से ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके ये अल्टीमेटली इस रेटिना पे एक इमेज बनाती है। इस रेटिना पे ये जो यहाँ पे ये दिखा है रेटिना, दिस इज रेटिना, ये जो पीछे ये सारा दिखा है दिस इज रेटिना, ठीक है। रेटिना पे एक इमेज बना देती है, और यही इमेज फिर क्या होती है, ये इमेज फिर अल्टीमेटली एक इम्पल्स जाती है इसमें नर्व के जरिए, ऑप्टिक नर्व के जरिए ये हमारे ब्रेन तक जाती है। ब्रेन को बोलती है बेटा हमने ये देखा, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो बोलता है हाँ मैंने ये ऑब्जेक्ट देखा, ये गोल गोल ऑब्जेक्ट। तो ब्रेन में याद रखना हम ब्रेन से देखते हैं, आंखें जो है ये खाली एक जरिया है देखने का, लेकिन असली जो इमेज बनती है वो ब्रेन में बनती है। टेम्पररी इमेज यहां पे बनती है इस रेटिना पे, लेकिन परमानेंट इमेज फिर ब्रेन पे बनती है, ठीक है। अब ये रेटिना पे अगर ये टेम्पररी इमेज नहीं बनेगी और रेटिना आगे जाके एक्साइट होकर रेटिना आगे जाके ये इंफॉर्मेशन इस ऑप्टिक नर्व के जरिए आगे नहीं देगी, तो फिर हम देख नहीं पाएंगे। अब रेटिना पे ऐसा क्या है कि यहां पे ये इमेज बनती है और ये आगे जाके ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन को बोलती है बेटा मैंने ये देखा, ये गोल गोल ये रखो अपने जहन में या अपने पास रखो ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो रेटिना पे ऐसा क्या है, अब वही बात आप समझेंगे। रेटिना पे कुछ सेल्स होती है, रेटिना पे कुछ सेल्स होती हैं जो कि बेसिकली जिन्हें हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, जो कि होती हैं, एक होती हैं रॉड सेल्स, दो किस्म की सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स, और दूसरी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कोन सेल्स। समझेंगे रेटिना पे क्या होती हैं, रॉड सेल्स, और क्या होती हैं, कोन सेल्स। रॉड सेल्स जो होती हैं इनमें एक पिगमेंट होता है, रॉड की तरह होती है, इनमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं रोडोप्सिन। क्या कहते हैं, रोडोप्सिन पिगमेंट। इसी तरह से कोन की तरह कुछ सेल्स होती हैं जिनमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं, बेसिकली इनमें तीन किस्म के पिगमेंट्स होते हैं। कुछ कोन सेल्स होते हैं जिनमें एक पिगमेंट होता है, कुछ कोन सेल्स में पिगमेंट हो सकता है जिसे हम कहते हैं आयोडोप्सिन। कुछ कोन सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं पोरफायरोप्सिन, और कुछ ऐसी रॉड ये कोन सेल्स होती हैं जिनमें पिगमेंट होता है सायानोप्सिन। तो हमें कितने किस्म के पिगमेंट है, रॉड सेल्स में एक किस्म का पिगमेंट है, लेकिन जो हमारे जो कोन सेल्स होते हैं उनमें कितने किस्म के पिगमेंट है, उनमें हमें तीन किस्म के पिगमेंट है। एक है आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन इज बेसिकली आप अगर याद रखना चाहिए ये ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, ठीक है। पोरफायरोप्सिन जो है ये रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, और जो सायनोप्सिन होता है ये ब्लू कलर्ड पिगमेंट होता है। आप जब किसी प्रिंटर के को देखते हैं वहां 50-60 कलर नहीं होते हैं, जब आप प्रिंटर खरीदने जाते हैं वहां क्या तीन कलर होते हैं, ग्रीन रेड एंड ब्लू होता है वहां पे। इसी तरह से हमारी आंखों में भी ये कोन सेल्स में ये तीन किस्म के पिगमेंट होते हैं। यहां पे रॉड सेल्स का काम क्या होता है, रॉड सेल्स बेसिकली ये लगते हैं डिम लाइट में देखने के लिए।
डिम लाइट, जब लाइट बहुत कम होती है उसमें देखने के लिए ये रॉड सेल्स इंपॉर्टेंट है। और जो ब्राइट लाइट होगी, ब्राइट लाइट जब होगी दिन में, अगर हम देखेंगे बाहर धूप में, वहां पे अगर हमें कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं और वहां पे हमें कुछ चीजें, क्या बेसिकली हमें वहां पे कलर्ड दुनिया दिखाई दे रही है, ये रहा ब्लू कलर, वो रहा येलो कलर, वो ये काफी सारे कलर्स दिखते हैं, वो ब्राइट लाइट में देखना, या जिसे हम कहते हैं कलर विजन करना, कलर्स को डिफरेंशिएट करना, कलर विजन जो है ये किस पे डिपेंडेंट है, ये कौन करा देता है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कोन सेल्स। लेकिन डिम लाइट में जो ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं हम, उस वक्त हम कलर से नहीं देखते हैं। डिम लाइट में जो ब्लैक एंड व्हाइट विजन है, ब्लैक एंड व्हाइट विजन जो है, जो ब्लैक एंड व्हाइट विजन है, ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया जो है, जो हम देखते हैं हाँ रात को, ठीक है, डिम लाइट में, वो उसके लिए हमें रॉड सेल्स लगती हैं। लेकिन इनमें इन पिगमेंट्स का अहम रोल रहता है। आगे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना समझेंगे कि अगर ये रोडोप्सिन इसमें नहीं होगा तो रॉड सेल्स काम नहीं करेंगे। अगर ये इनमें रोडोप्सिन, पोरफायरोप्सिन और साइनोप्सिन नहीं होगा, ये डिफरेंट कौन सेल्स में, तो कौन सेल्स कलर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, वो भी पढ़ना है हमें, डिफेक्टिव डिसऑर्डर, उसमें थोड़ा सा उनके बारे में। वहां पे बेचारे किसी को रेड और ग्रीन वाले जो ये होते हैं, ये कौन सेल्स ये होते ही नहीं है, तो उसको बेचारे को दिखता ही नहीं है, रेड कलर और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएशन नहीं दिखती है, समझ आ रहा है। रेड और ग्रीन कलर उसे दिखाई नहीं देता, उससे दुनिया में बाकी कलर्स दिखते हैं, रेड और ग्रीन नहीं दिख रहा है। तो ये कलर देखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर इसमें ये पिगमेंट नहीं होगा, आयोडोप्सिन नहीं होगा या पोरफायरोप्सिन नहीं होगा, कुछ में जिनमें साइनोप्सिन होता है वो नहीं होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कलर विजन भी नहीं हो सकता है। तो ये आप समझेंगे, समझेंगे। क्लियर है। अब यहां पे ये तो ये चीजें आपको क्लियर है। अब ये जो है रोडोप्सिन बनाने के लिए या ये पिगमेंट बनाने के लिए, आयोडोप्सिन हो, पोरफायरोप्सिन हो, साइनोप्सिन हो, इन पिगमेंट में रेटिनल जो है ना, रेटिनल जो मैंने विजन के लिए अभी बोला था आपको पहले, दिस फॉर्म्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दीज पिगमेंट्स। सो ये रेटिनल इन पिगमेंट्स का एक इंटेग्रल पार्ट है कि अगर रेटिनल नहीं आ रहा है बॉडी में, विटामिन ए आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, रेटिनल नहीं बन रहा है, तो ये पिगमेंट्स बराबर नहीं बनेंगे और आपका कलर विजन नहीं रहेगा, आपका और विजन भी नहीं रहेगा। स्पेशली हम कहते हैं कि रॉड सेल्स में ज़्यादा ये लगता है, ये पिगमेंट ये रोडोप्सिन बनाने के लिए ज़्यादा लगता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा रोल रहता है, तो इसलिए कहते हैं डिम, जो ये डिम लाइट में हम नहीं देख पाते हैं, अगर हमें ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, और डिम लाइट में नहीं देख पाना उसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। समझ आया। डिम लाइट में नहीं देख पाना, दैट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। क्यों नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से? क्योंकि रॉड सेल्स में ये रोडोप्सिन पिगमेंट आएगा ही नहीं, ठीक है। इसमें एक साइकिल चलता है, विजुअल साइकिल, उसके बारे में नहीं बताना, बस इतना कि ये रोडोप्सिन बनेगा ही नहीं, उसमें पिगमेंट उसमें आता ही नहीं होगा, रोडोप्सिन पिगमेंट की डेफिशिएंसी होगी क्योंकि रेटिनल नहीं आ रहा है, तो उस वजह से डिम लाइट में नहीं देखा पाएगा। ये लिखती चाहिए ये सारा, दैट मीन्स कि इसलिए हम कहते हैं कि दिस गिव्स राइज टू नाइट ब्लाइंडनेस, कि रात को हमें। और इसमें नाइट ब्लाइंडनेस का एक चीज ये होता है कि आप कैसे पता कर सकते हो क्या हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है, या क्या हमें या रेटिनल कम बन रहा है, विटामिन ए की डिफिशिएंसी है। ये ऐसे देख सकते हैं कि इसे कहते हैं जब आप धूप में होते हो, जब लाइट होती है, फिर अचानक आप एक कमरे में जाते हैं जहां पे कोई लाइट नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है कि इसको ये वापस ये हमें विजन आने में। तो ये थोड़ा सा टाइम जो लगेगा वापस विजन आने में, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डार्क एडाप्टेशन टाइम। ये नाइट ब्लाइंडनेस में यही डार्क एडाप्टेशन टाइम जो है, कि डार्कनेस में हम अडाप्ट करते हैं, ये टाइम इंक्रीज होता है। नाइट ब्लाइंडनेस वालों को ये ज्यादा टाइम लगता है, उनको काफी देर तक कुछ दिखाई नहीं देता है। समझ आ रहा है, जिनमें विटामिन ए की डिफिशिएंसी होती है, ठीक है। और ये समझेंगे, ये जो रात का देखना होता है ना, रात का देखना, ये मतलब डिम लाइट में देखना, उसे हम कहते हैं स्कोटॉपिक विजन। स्कोटॉपिक विजन, अगर वहां पे देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट डालेंगे ना, अगर मैं पेपर डालूंगा, मैं लिखूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर स्कोटॉपिक विजन, तो मैंने मत लिखा कि डिम लाइट में। स्कोटॉपिक विजन मीन्स कि डिम लाइट में देखना, डिम लाइट में देखना, ठीक है। अगर वहां पे क्वेश्चन आया स्कोटॉपिक एंड अनदर, दैट इज कॉल्ड फोटॉपिक विजन। फोटॉपिक विजन, फोटॉपिक विजन मतलब किस लाइट में? ब्राइट लाइट में, ब्राइट लाइट।
ब्राइट लाइट में देखना। समझ आ रहा है? तो जब ये हम फोटोपिक से स्कोटॉपिक विजन तक जाते हैं, फोटोपिक इस डार्क अडाप्टेशन में क्या होता है, हम धूप में होते हैं, हम ब्राइट लाइट में होते हैं, हमारा फोटोपिक विजन होता है। फिर हम में क्या आता है, जब हम अंधेरे में आ जाते हैं तो कौन सा विजन आ जाता है, स्कोटॉपिक विजन। यही फोटोपिक से विजन से स्कोटॉपिक विजन में चेंज होना, इसमें अगर डिफिकल्टी होती है, किसी को जल्दी नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स उसमें अल्लाह ताला रहम करे, उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। समझ आ रहा है? और ये हो गया आपका विजन जो होता है, विजन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। रिप्रोडक्शन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैसे स्पर्म फॉर्मेशन जो होती है, उसके लिए आगे भी बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फीमेल्स में भी है रिप्रोडक्टिव फीटस को जिंदा रखने के लिए, मतलब जो बच्चा बन रहा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया रेटिनाइक एसिड के जरिए। और ये जब सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन कराता है, इसका मतलब है जहां पे हमारी बॉडी में एपिथेलियल सेल्स होती हैं, बेसिकली जहां पे भी आप बॉडी में कवरिंग पाओगे, बाहर से देखोगे स्किन, दिस इज एन एपिथेलियल कवरिंग। आप अंदर से कोई भी कैविटी देख रहे हो अपनी बॉडी में, हार्ट के अंदर की कैविटी, लंग्स के अंदर की कैविटी, वहां पे भी सरफेस है ना। बॉडी में जहां जहां पे सरफेस मिलता है वहां पे एपिथेलियम होता है, और उस एपिथेलियम को फंक्शनल रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है। और आपको पता है, आप अभी सांस ले रहे हैं, आप अभी सांस ले रहे हैं, तो सांस किस से जा रही है, लंग्स की। यहां पे लंग्स की लाइनिंग है ना, एपिथेलियम है ना, तो लंग्स की जो लाइनिंग है उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी लाइनिंग है, जहां पे भी एपिथेलियम है, वहां पे इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? तो कितना इंपॉर्टेंट है ये, माशाल्लाह, ये हम समझेंगे। टीयर्स प्रोडक्शन, आंसू नहीं आते हैं किसी को, हम अक्सर बोलते हैं उसको आंसू नहीं आते, ये कमजोर है, ये सच है, याद रखेगा, दिस इज ट्रू। जिसको आंसू नहीं आते वो बहुत कमजोर होता है। जो जितना रोता है ना, हम कहते हैं ये रोता है तो उसके आंसू बहुत आते हैं, जो जिसके आंसू खुश हो जाते हैं उसका विटामिन ए कम हो गया है, ये याद रखेंगे। तो विटामिन ए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये म्यूकस प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, म्यूकस जो होता है आंसू में। बोन रिमॉडलिंग, बोन रिमॉडलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बोन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पॉइंट आप सीखिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपको विटामिन डी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। फिर ये देखिए, ये हमारी रही हड्डी, ठीक है, ये रही हड्डी। हड्डी हड्डी बनाने के लिए कुछ सेल्स होते हैं इसमें, बनाने के लिए मतलब बाहर से कैल्शियम होगा, फॉस्फेट होगा, उसको बोलेगा बेटा तुम अंदर आ जाओ, हमें हड्डी बनानी है। ये सेल जो इसके लिए लगते हैं उनको हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स। क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट्स। और यहां पे अंदर अंदर से बोन तोड़ने के लिए, बोन का ये मिनरल जो है, कैल्शियम हो, फॉस्फेट, ये बाहर निकालने के लिए कुछ सेल्स बैठी होती हैं, उनको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट्स। क्या कहते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट्स। ये क्या करते हैं? ये बोलते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट को तुम बाहर निकलो, हमें बोन को कमजोर कमजोर करना है। तो ये, और इन ऑस्टियोब्लास्ट्स और ऑस्टियोक्लास्ट्स की फंक्शनिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। और इसी को, इन्हीं ऑस्टियोब्लास्ट्स की फंक्शनिंग और ऑस्टियोक्लास्ट्स की जो फंक्शनिंग होती है, बोन बनाना और बोन से मटेरियल निकालना, बनाना निकालना। बोन जो हमारी होती है ना, ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें जो ये कैल्शियम फॉस्फेट ये डिपॉजिट होता है, और हमारे ब्लड में अगर कैल्शियम फॉस्फेट कम हो गया, इसको वापस निकलना पड़ेगा बोन से, इसीलिए हमें कैल्शियम फॉस्फेट अच्छा लेना चाहिए, है ना। तो बोन की जो रिमॉडलिंग होती है, बनना बोन का, और फिर इसमें से कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होना और बाहर निकलना, ये भी विटामिन ए इन ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट्स को ये फंक्शन कराने के लिए जरूरी है। और ये इंपॉर्टेंट रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी इन्फेक्शियस विटामिन, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो ये कोरोना चल रहा है, इसमें विटामिन ए भी दिया जाता है, जो कि पेशेंट्स होते हैं, या ऐसे भी देते हैं प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे। प्रोफाइलैक्सिस मीन्स कि पहले ही एहतियात के तौर पे हम देते हैं। और आपको मैं विटामिन डी के बारे में भी बताऊंगा, जो कि अभी जिस पे रिसर्च चल रही है कि क्या वो कोरोना को यूज़ किया जाएगा, कोरोना के साथ उसका क्या रिलेशन है, तो वो मैं बताऊंगा आगे। अब डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड क्या है? दिस इज कॉल्ड रिकमेंड, RDA मीन्स रिकमेंडेड डेली अलाउंस, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, ये ऐसे लिखते हैं वहां पे आएगा RDA क्या है इसका, कि पर डे आपको कितना लेना है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि इतना जरूरी है। तो 300 से 600 mcg, माइक्रोग्राम, ठीक है। ये 100 to 200 IU मीन्स इंटरनेशनल यूनिट्स। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना, इनको बेसिकली हम इनके जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, IU के जरिए। इनकी डोजेज को हम किसके जरिए रिप्रेजेंट करते हैं? IU के जरिए। जो वाटर सॉल्युबल है उनको हम mg के जरिए या बाकी mcg के जरिए। यहां पे ज्यादा ये IU के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, ये समझेंगे। अब ये किस किस फूड में प्रेजेंट है? सबसे ज्यादा प्रेजेंट किस में है?
कैरेट्स में। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए दैट इज कैरेट्स, रिमेंबर। और इसमें किस फॉर्म में होगा, मैंने आपको कहा कि प्लांट्स में किस फॉर्म में होगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन जो है ना, ये इसकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट। क्या है ये? एंटीऑक्सीडेंट है ये, रिमेंबर माय डियर्स। एंटीऑक्सीडेंट आगे बताऊंगा मैं, चलो एंटीऑक्सीडेंट का यहाँ ये ज्यादा हो गया। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये कैंसर प्रिवेंट कर सकता है, बीटा कैरोटीन। सो ये चीज़ें आपको समझनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस विटामिन ए। बाकी ये पता है आपको किस किस चीज़ में मिलता है, हर चीज़ में। हाइपर विटामिनोसिस अगर होगा, अगर ज़्यादा ये खाएंगे, चूंकि ये फैट सॉल्युबल है तो ये जमा हो जाता है बॉडी में, तो क्या हो सकता है, इससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेड एक हो सकती है, वोमिटिंग, ड्राई स्किन, बोन पेन, ये चीज़ें हो जाती हैं इससे। इसको ज़्यादा नहीं खींचते हैं, चलो ये इतना ठीक है। अब डेफिशिएंसी डिजीजेस ऑफ विटामिन ए। वाओ, टाइम बहुत जा रहा है। देखिए, डेफिशिएंसी डिजीज जो विटामिन ए की है, इसमें पहली डिजीज जो अभी हमने डिस्कस की दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम कहते हैं निक्टोलोपिया, जिसमें हम डिफिकल्टी हो जाती है सीइंग इन द डिम लाइट। समझ आ रहा है? दूसरी डिजीज जो है, यही नाइट ब्लाइंडनेस जो है, ये पहले पहले होता है, ये पहले वाले सिम्टम्स होते हैं जब विटामिन ए डिफिशिएंट होता है। फिर जब ये ज़्यादा देर तक हम इस बंदे को नहीं देते हैं, विटामिन ए का डिप्लीशन हो जाती है, उसके स्टोर्स, फैट स्टोर्स में जो होते हैं वो भी डिप्लीट होने लगते हैं। तो अल्टीमेटली इसमें नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, दैट इज कॉल्ड ज़ीरोप्थैलेमिया। ज़ीरोप्थैलेमिया में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक होता है कंजक्टिवल ज़ीरोसिस। ये देखिए, ये हमारी आंख है, ये आंख है, इसमें ये ऊपर से एक पर्दा जैसा होता है ना, दिस इज कॉल्ड कंजक्टिवा, दिस इज कॉल्ड कंजक्टिवा। और जीरोसिस मीन्स ड्राइनेस, जीरोसिस मीन्स ड्राइनेस। तो यही कंजक्टिवा जो है ये खुश्क हो जाता है, ज़ीरोप्थैलेमिया में ये खुश्क हो जाता है। तो मतलब ज़ीरोप्थैलेमिया जनरल में होता है कि आंखें खुश्क हो जाती हैं, इसमें आंसू भी नहीं आते, टीयर ग्लैंड्स जो होते हैं वो आंसू भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, आंसू की कमी हो जाती है। और यहाँ पे ये देखिए, ये हो गया आपका कॉर्निया, जो ऊपर वाली जो थिन लेयर होती है, थिनेस्ट स्किन जो होता है आंखों के ऊपर, वो भी ड्राई होने लगता है। फिर कॉर्नियल जीरोसिस, ऊपर से ये कंजक्टिवा है लेकिन अंदर से ये क्या है, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया, ये जो अंदर से है, ये वाला यहां से अंदर से, ठीक है, ये अंदर से जो है, दिस इज कॉर्निया। इस कॉर्निया का भी जीरोसिस हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है आंख की आगे वाले स्ट्रक्चर में। ये समझेंगे आप, ज़ीरोप्थैलेमिया में क्या होता है, इसमें ड्राइनेस हो जाती है आंख की। ठीक है, तो इस तरह से कॉर्नियल कंजक्टिवल जीरोसिस होगा, फिर कॉर्नियल जीरोसिस होगा, और अल्टीमेटली ये ड्राइनेस जब कंटिन्यू हो जाती है काफी देर तक, काफी टाइम तक, तो फिर इसमें हो जाता है केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया क्या होता है कि कंप्लीटली आई में डैमेज हो जाता है, आई जो हो जाती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, इसमें अल्सर्स बड़े बड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला रहम करे। यहाँ मैंने फिगर इसलिए अटैच नहीं की कि मैंने सोचा कि अब डर जाओगे, ठीक है, हो सकता है रात को ख्वाब में आ जाए तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो केराटोमलेशिया जो होता है, दैट इज, उसमें आई जो होती है वो बिल्कुल ही डैमेज हो जाती है, उसमें आई का स्ट्रक्चर पूरा डैमेज हो जाता है और कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाता है, अल्सर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ विटामिन ए की डिफिशियंसी से ये भी होता है, ये भी होता है जिसे हम कहते हैं बाइटॉट स्पॉट्स। ये जो ट्रेंगुलर स्पॉट्स है ना, इस पे ये जो स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कहते हैं बाइटॉट स्पॉट्स। ये होते हैं अक्सर कई सारों को। यहाँ पे देखो, ये भी आपने कॉमनली देखा होगा, इसे कहते हैं फ्राइनोडर्मा। फ्राइनोडर्मा मीन्स कि यहाँ पे जब आप देखते हैं, ये हमारे जो एल्बोज हैं उनके वहाँ पे जो ये फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, उनमें जैसे ये कोई मटेरियल एक्यूमुलेट होता है, सेबम जिसे कहते हैं, या आप कहें कि ये फॉलिकल, ये केराटिन इसमें जमा हो जाता है। ये जो है ना, ये छोटे छोटे फॉलिकल्स, ये समझेंगे आप, ये वाले, ये छोटे छोटे फॉलिकल्स, ये केराटिनाइजेशन हो जाती है, केराटिन होता है इसमें, केराटिन एक प्रोटीन है, इन फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स में बाहर निकलता है। दिस इज कॉल्ड फ्राइनोडर्मा। फ्राइनोडर्मा क्योंकि ये जो टोड जैसे, जो फ्रॉग का एक किस्म होता है, फ्रॉग के जैसा टोड, उसके जैसा स्किन बनता है हमारा, दिस कॉल्ड फ्राइनोडर्मा। और लास्ट में एक और पॉइंट होता है जिस दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस जीरोसिस। क्यूटेनियस जीरोसिस हो गया कि स्किन सारा ड्राई होना, बाहर से भी स्किन की खुश्की होना। रिटार्डेड ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। इंप्योर्ड सिकल्टल डेवलपमेंट, मैंने आपको कहा कि सिकल्टन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन रिमॉडलिंग के लिए, ठीक है, तो सिकल्टल डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी, रिटार्डेड ग्रोथ होगी। और रिड्यूस्ड फर्टिलिटी होती है। रिड्यूस्ड फर्टिलिटी में आप ये भी याद रख सकते हैं कि मेल जो है बेचारे में क्या स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होती है, एंड फीमेल जो है उसमें जो फीटस जो होता है उसकी जो वायबिलिटी होती है वो बराबर नहीं रहती। तो आप समझ सकते हैं कि इससे फर्टिलिटी भी बराबर नहीं रहती है हमारी। और आपको पता है कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए ज़रूरी है, तो अगर ये
डेफिशिएंसी हो रही तो काफ़ी सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें इम्यूनिटी बराबर नहीं है। नेक्स्ट इज की डिक्रीज्ड, हाँ, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अब अगर किसी को ट्रीटमेंट करना, याद रखिए मैंने आपको कहा था, जब हम कोई किसी को ट्रीट करेंगे, अगर किसी में वाइटामिन फैट सॉल्युबल वाइटामिन की डेफिशिएंसी होगी, उसको ट्रीट करने के लिए हम एक ही साथ उसको बड़ा डोज देते हैं, क्योंकि ये जल्दी उसके फैट में स्टोर भी होगा और वो यूटिलाइज करेगा आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी में। ये नहीं कि डेली देना है। देखिए, ये देखिए हम कितना, एक इंजेक्शन दे सकते हैं या ऑरली दे सकते हैं ट्रीटमेंट, अगर किसी को विटामिन ए की डिफिशियंसी है, 1 लाख से 2 लाख आयु तक देख सकते हैं। समझ आ रहा है। और हाँ, आर्टिफिशियल टीयर्स भी, जो भी कुछ केमिकल्स होते हैं वो जो आंखों में डालते हैं, ड्रॉप्स वगैरह, वो टीयर्स डाल सकते हैं आर्टिफिशियली। उससे क्या होगा, ये अगर ये ड्राइनेस जो होती है वो, उसको हम कोप अप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट विटामिन दैट इज कॉल्ड विटामिन डी। दिस इज आल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन। क्यों कहते हैं सनशाइन विटामिन? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये कहां पे बनता है? ये रोशनी में बनता है, जब हम धूप में बैठते हैं, ये आपको पता है। हाँ, तो अब जो ये विटामिन डी है, इसके कौन से वाइटामर्स हैं? डिफरेंट फॉर्म्स। एक है जिसे हम कहते हैं कोलिकैल्सिफेरॉल और दूसरा है एर्गो कैल्सिफेरॉल। कोलिकैल्सिफेरॉल को हम D3 कहते हैं और एर्गो कैल्सिफेरॉल को हम D2 कहते हैं। ये आपको समझ आ गया, isn't it? अब यहां पे ये समझेंगे कि ये किससे मिलता है हमें, D3 किससे मिलता है? कोलिकैल्सिफेरॉल फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। और यही वो विटामिन है जो कि हमारे स्किन में सिंथेसाइज होता है, हमारे स्किन में बनता है। कैसे बनता है हमारे स्किन में, कैसे बनता है? आपको ये मैं बता दूं थोड़ा सा। ये यूवी जो होती है, यूवी रेज जो होते हैं, स्पेशली यूवी बी रेज, अल्ट्रावायलेट के बी रेज होते हैं। अल्ट्रावायलेट के भी कुछ रीजन्स होते हैं, ए बी है ना। तो इसमें जो अल्ट्रावायलेट बी जो होता है, ये क्या करता है? ये एक्चुअली 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है। हमारे स्किन में ऐसा होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इसमें विटामिन D3 में। समझ रहे हैं? किन में? ये एनिमल्स में या और ह्यूमंस में हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा कोलिकैल्सिफेरॉल है, विटामिन D3, ये स्किन में बनता है, इस तरीके से ये बनता है। समझ आ रहा है? और विटामिन D2 ये प्लांट सोर्सेज में हमें मिलता है और ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है। आपको अगर वहां पे क्वेश्चन डालेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स फॉर्म्स ऑफ विटामिन डी आर सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली, वहां पे D3 होगा, D2 होगा, तो उस वक्त आप D2 लिखेंगे। पहले D1 भी था लेकिन वो देखा गया था। अच्छा, आपको पता, आप ऐसा कभी सोचते हैं कि हम यहां पे पढ़ते हैं विटामिन बी, A B C D E, आप मुझे बताइए FGH I कहां गया? फिर हम K को लिखते हैं। यहाँ B1 B2 B3 B4 कहां गया? ये कहाँ गया? B4, 5 6 7 8 कहाँ गया? B8 कहाँ गया? बेसिकली ये जो है पहले पहले इनको नेम किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। जो पहले डिस्कवर किया कि अब B1 फिर B2 B3 B4 B5 ऐसे ऐसे किया। लेकिन फिर जब देखा गया कुछ ऐसे ऐसे केमिकल्स उनमें से थे जो कि विटामिन नहीं थे, जो कि विटामिन की प्रॉपर्टी से 100% नहीं मिलते थे, उनको फिर रिमूव किया गया। इसीलिए ये बीच में गैप्स है। समझ आ रहा है? इसीलिए ये बीच में गैप्स है। तो यहां पे ये कहने का मतलब यह है। हाँ, अब ये D3 एंड D2, D3 फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, D2 फ्रॉम प्लांट सोर्सेज एंड आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड। D3 एंड D2 जो है ये फंक्शनल, इनकी फॉर्म क्या है? D3 होती है फंक्शनल इन द फॉर्म ऑफ कैल्सीट्रायोल और D2 होता है फंक्शनल इन द फॉर्म ऑफ कैल्सीडायोल, कैल्सीट्रायोल एंड कैल्सीडायोल। मतलब ये पहले कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें, फिर ही फंक्शन करते हैं। यहां पे एक पॉइंट में आपको बता देता हूं, विटामिन डी को आजकल क्या कहते हैं? कैल्सीट्रोपिन। इनका नाम है, ये आपकी बुक्स में नहीं होगा, कैल्सीट्रोपिन कहते हैं। बिकॉज ये विटामिन डी जो है ये भी एक हार्मोन की तरह काम करता है। ट्रोपिन रेफर्स टू हार्मोन्स, ठीक है। सो ये एक हार्मोन की तरह वैसे ही काम करता है जैसे हमने विटामिन ए के बारे में कहा था। और ये आजकल देखा गया है, ये क्लिनिकली ट्राई किया गया कि हमारी बॉडी में जनरली होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हर किसी को होती है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, हम बैठे हैं अंदर ही, हम धूप में नहीं बैठते हैं सारे। तो विटामिन डी की सबको डेफिशिएंसी होती है। और ये देखा गया है कि ये मतलब कोरोना के होते ये देखा गया कि जिनको, उन पेशेंट्स को जिनको विटामिन डी दिया जाता था, उनको एक तो वो जल्दी रिकवर करते थे, और अगर किसी हेल्दी इंसान को विटामिन डी देते थे तो उसके ज्यादा चांसेस नहीं रहते थे कोरोना होने के, ठीक है। तो जब मतलब ये बाहर रिसर्च की गई कि काफ़ी सारे पेशेंट्स वहाँ पे आए, तो फिर उनका विटामिन डी जब चेक किया गया तो मैक्सिमम में जिनमें ये इन्फेक्शन होता था उनकी विटामिन डी की लेवल कम होती थी। तो इसीलिए अभी इसके ट्रायल्स देखते हैं कि क्या पता विटामिन डी जो है ये
कुछ बेनिफिशियल हो सकता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा कि अभी जो कोरोना के लिए जो विटामिन को यूज़ किया जाता है, कि जो का जो पोटेंशियल लग रहा है कि हाँ ये यूज़ हो सकता है, दैट इज विटामिन डी। ये कैल्शियम एंड फास्फोरस बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम एंड फास्फोरस बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या मसला है, ये हमारी बोन है, यही बोन है बेचारी, ठीक है, ये समझेंगे बात आप। यहां पे आपका इंटेस्टाइन है जहां से हमें कैल्शियम और फास्फोरस लेना है, और यहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में जो एक्सेस कैल्शियम और फास्फोरस को बाहर फेंकता है, दैट इज किडनी। ये यूरिन बनाता है, ये आप सबको पता है, isn't it? तो ये यूरिन बनाता है, और यूरिन से आपका कैल्शियम फास्फोरस, यहाँ से कैल्शियम एंड फास्फोरस बाहर निकल सकता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस बाहर निकल सकता है, और यहाँ पे कैल्शियम एंड फास्फोरस जो है ये बॉडी में आ जाता है। और बोन के पास क्या होता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस जो है ये बोन में जा सकता है और बोन से बाहर निकल सकता है। कैल्शियम एंड फास्फोरस बोन में अंदर जा सकता है और बोन से बाहर जा सकता है। बेसिकली यहाँ ये रीजन क्या है, दिस इज ब्लड। ब्लड से ये बोन में जा सकता है, बोन से ये ब्लड में जा सकता है। यहां पे इंटेस्टाइन से ये ब्लड में जाता है, समझ आ रहा है। यहां से एक ब्लड से ये बाहर यूरिन में जाता है किडनी के जरिए। तो ये कुछ प्रोसेस होती है हमारे कैल्शियम और फॉस्फेट को। अब इनके लिए क्या होता है यहां पे, कैसे ये विटामिन डी क्या काम करता है। विटामिन डी जो है ये बेसिकली जब हम खाते हैं विटामिन डी, जब हमारी बॉडी में होता है, बेसिकली जब हमारी ब्लड में कम होता है ना ये कैल्शियम और फॉस्फेट, तभी विटामिन डी निकलता है। तभी विटामिन डी जो होता है, जो हमारी फैट स्टोर्स में होता है, वो आगे जाता है या और अपना काम शुरू करता है। काम बेसिकली ये क्या करता है आप समझेंगे, विटामिन डी क्या करता है इस फॉस्फोरस और उसके लिए। ये यहां बोलता है इंटेस्टाइन को, अरे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट कम हो रहा है, तुम फटाफट एब्जॉर्प्शन करो। तो यहां से ये ब्लड में ज्यादा जल्दी जाएगा, इंटेस्टाइन से ये ब्लड में फटाफट जाएगा, मतलब इंक्रीज करता है क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। एब्जॉर्प्शन कहां गया ये, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, कैल्शियम एंड फास्फोरस बैलेंस में ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, ये कैल्शियम एंड फास्फोरस ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कहां पे इन इंटेस्टाइन्स। आप अगर इतना ही याद रखेंगे, इतना ही याद रखिए कि इंटेस्टाइन में ये कैल्शियम और फॉस्फेट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कराएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये एब्जॉर्ब ज़्यादा कराएगा तो ब्लड में ये वापस लेवल बराबर बनेगी। और बोन पे ये क्या असर करता है और किडनी पे क्या असर करता है वो आप मत समझिए, उतना ज़्यादा नहीं, अगर आगे लगेगा हमें टाइम कभी तो वहाँ बताएंगे आपको, ठीक है। ये सिंपली कि ये किडनी, ये यहाँ पे इंटेस्टाइन में क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस को ज़्यादा एब्जॉर्ब करा देता है। दैट मीन्स ये अल्टीमेटली हमारी बोन में फिर डिपॉजिट होगा, तो हमारी बोन जो होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इस तरह से हम कहते हैं कि ये हमारी बोन और टीथ की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोन और टीथ में कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक हमारी बोन और टीथ में डिपॉजिट नहीं होगा, इसलिए बोन और टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं कह रहा था कोरोना का, प्रिवेंशन ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यूनिटी हो गई कि असली हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है ना, ये फॉरिन जो पार्टिकल होता है, फॉरिन कोई बैक्टीरिया है, फॉरिन कोई प्रोटोजोन है, कोई भी इन्फेक्शन करने वाला कोई भी एजेंट बाहर का है हमारी बॉडी में दाखिल हो गया, उसको अटैक करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है हमारा इम्यून सिस्टम। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि इम्यून सिस्टम की आंखें बंद रहती हैं, उसको समझ नहीं आता मेरा अपना कौन है और पराया कौन है, आंखों पे पर्दा रहता है। और जब अपने इम्यून सिस्टम की आंखों पे पर्दा रहता है, वो अपनी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? और ऑटो इम्यूनिटी को प्रिवेंट करने के लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट ऑल्सो। अब इसकी डेफिशिएंसी जब हो जाएगी तो इंसान क्या करेगा, आप मुझे बताए। अब जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या क्या हो सकता है बच्चे में और एडल्ट में, दोनों में बेंडिंग ऑफ बोन्स हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि बोन्स में डिफॉर्मिटी आती है, उसे हम कहते हैं रिकेट्स। किन में? लेकिन रिकेट्स इन, लेट अस टेक डिफरेंट कलर, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है। और ऑस्टियोमलेशिया किन में? एडल्ट्स, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है कैल्शियम की डिफिशिएंसी से। अब क्या है ये रिकेट्स एंड ये देखिए आप, इसमें क्या होता है, ये
सिम्टम्स इनके दोनों के बराबर हैं। रिकेट्स में भी वही होता है, ऑस्टियोमलेशिया में भी वही होता है। क्या होता है ये आप देखेंगे, अगर इस बंदे को मैं, इस चाइल्ड को मैं सामने से दिखाऊं, ये ऐसे दिखेगा, इसका ये, इसकी लेग्स जो है ना वो ऐसे बेंड होंगी, ऐसे ऐसे, ये बेंडिंग ऑफ लेग्स, बाउ लेग्स जिन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बाउ लेग्स, बाउ लेग्स बेंड हो जाता है। क्योंकि होता क्या है इस रिकेट्स में, क्या होता है जब बच्चा बनता रहता है, ये बच्चे में है ना, रिकेट्स बच्चे में है, जब उसकी डेवलपमेंट होती है तो डेवलपमेंट के दौरान ही आपको पता है कि हमारी बोन जो है, बोन में कैल्शियम और फास्फोरस डिपॉजिट होता है, बोन स्ट्रांग बनती है। और मैंने अभी आपको कहा अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी है, विटामिन डी की डिफिशिएंसी है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा आपका कैल्शियम और फास्फोरस। और अगर कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो आपकी बोन में कहां से डिपॉजिट होगा, और अगर बोन में डिपॉजिट नहीं होगा तो आपकी बोन स्ट्रांग कहां रहेगी, स्ट्रांग नहीं रहेगी, वो बहुत ही कमजोर रहेगी, और वो बैंड होगी अंडरवेट। जब ये खड़ा हो जाएगा ये बैंड हो जाती होगी अंडरवेट, समझ आ रहा है, इट विल नॉट बियर द प्रेशर। हाँ, और इसी तरह से एडल्ट में भी ऐसी बेंडिंग ऑफ दिस लेग्स होता है जिसे हम कहते हैं बो लेग्स। और क्या क्या होता है देखिए, ये कर्व्ड होता है टिबिया फिबुला, ये टांगों की बोन्स होते हैं, ये कर्व हो जाते हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट आप याद रखेंगे। अच्छा, इसी तरह से इसमें क्या होता है, एक पिजन चेस्ट होता है, ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा, पिजन चेस्ट जो मैंने यहां दिखाया, ये देखो, दिस इज कॉल्ड पिजन चेस्ट, ये भी होता है इसमें। अच्छा, काइफोसिस होता है, काइफोसिस हो गया कमर का ऐसे बेंड होना, कमर की हड्डी जो होती है इसको ऐसा बेंड होना, समझ आ रहा है। तो बेंडिंग ऑफ बोन्स कई जगहों पे हो जाता है इसमें, और यहां पे पिजन चेस्ट हो जाता है, ये जो रिब्स ये बहुत ही ऊपर रेज हो जाती है। ये होते हैं कॉमन सिम्टम्स ऑफ बोथ रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। अब फर्क क्या है इनमें, फर्क क्या है देखो, रिकेट्स में जो होती हैं इसमें भी बोन सॉफ्ट होती हैं, इसमें भी ऑस्टियोमलेशिया में, लेकिन रिकेट्स में जो बोन्स हैं वो बैंड हो सकती हैं, उनका वो टूटती नहीं है ज्यादा, समझ आ रहा है ना, वो उनका टूटने का उतना खतरा नहीं है क्योंकि ये बन रही है बोन्स। अब ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, ये बोन्स पहले बनी थी, फिर चूंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई तो बोन से बाहर निकल गया ये कैल्शियम और फास्फोरस, ये डिमिनरलाइजेशन हो गई। डिमिनरलाइजेशन मतलब फास्फोरस और कैल्शियम बाहर ही निकल रहा है बोन से, इसमें तो डिपॉजिट ही नहीं हुआ। रिकेट्स में प्रॉब्लम क्या हुई, जब ये बोन बन रही थी, बोन बन रही थी, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस डिपॉजिट नहीं हो पा रहा था, लेकिन एक बार ये ठीक है चलो हो गया। अभी एडल्ट में जब डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी बोन में तो ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, पहले किया गया है कैल्शियम और फास्फोरस, लेकिन वो अब बाहर निकल रहा है, वो बाहर निकल रहा है ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। और बाहर जब वो निकलता है उस वक्त उसकी बोन को खतरा होता है, बेंडिंग नहीं होगी उसकी ज्यादा, उसको खतरा ये होता है कि वो टूट जा सकती है, उसको फ्रैक्चर हो सकता है। तो इस ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स में यही डिफरेंस है कि इसमें क्या होता है, बेंडिंग हो जाती है ज्यादा, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोन टू फ्रैक्चर, प्रोन टू फ्रैक्चर। आपको पता है हम यहाँ पे डिजीज इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपका वहां पे भी क्वेश्चन खत्म हो रहा है, कहाँ पे, जो आपका वो है डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, समझ आ रहा है, इसीलिए ये डिजीज इस तरह से पढ़नी पड़ रही है। आप ये सोच रहे हो कि हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, नहीं, ये दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, वहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो रहा है, वहाँ से ये दो हम इस वक्त फिनिश कर रहे हैं। अब यही देखिए आगे जाके, ये जब कैल्शियम डिफिशिएंसी हो, ये जो विटामिन डी की डिफिशिएंसी होती है, तो विटामिन डी की डिफिशिएंसी से क्या हो सकता है, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया सेम होता है। ऑस्टियोमलेशिया में भी क्या, बोन से वो कैल्शियम और फास्फोरस बाहर निकलता है, बोन से कैल्शियम और फास्फोरस बाहर निकलता है, और ऑस्टियोपोरोसिस में भी बोन से कैल्शियम और फास्फोरस बाहर निकलता है। बेसिकली आपको पता है जब हम देखते हैं ये ऑस्टियोपोरोसिस जो बूढ़े लोग होते हैं ना, बड़े बड़े एज में 30 से आगे आगे जो होते हैं, उनमें होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि 30 एज एक ऐसी एज होती है जहां तक आपका पीक बोन मास बनता है। जितना बोन में कैल्शियम फास्फोरस डिपॉजिट होना है वो टोटली कब तक हो जाएगा, उसका हाइट कहां तक चलेगी, हाइट पे वो कहां होगा, 30 ईयर्स ऑफ एज तक। 30 ईयर्स के बाद क्या होता है, फिर हमारी बोन में, जो मैंने अभी बताया था पहले, कुछ सेल्स होती हैं जो बोन में फास्फोरस और कैल्शियम को डिपॉजिट कराते हैं, जिनको मैंने कहा था ऑस्टियोब्लास्ट्स। फिर वो 30 ईयर्स ऑफ एज के बाद फंक्शनल नहीं रहती उतनी, उनकी फंक्शन कम हो जाती है, और अल्टीमेटली क्या होता है बोन में कैल्शियम और फास्फोरस डिपॉजिट नहीं होता है ज्यादा, बल्कि जो वहां पे एक ऑस्टियोक्लास्ट्स होते हैं, जो मैंने बताया था पहले, वो कम काम करती रहती हैं, वो बाहर निकालती रहती हैं कैल्शियम और फास्फोरस को। इसलिए बोन फिर कमजोर कमजोर, बोन का मास जो डेंसिटी जो होती है बोन की, वो कम हो जाती है। वो नेचुरली किस में होता है,
एज के साथ ये होता है, ये हर किसी में होता है, जिसका ऑस्टियोपोरोसिस। फिर पोरस बोन जिसे हम कहते हैं, पोरस बोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे जो मिनरल है कैल्शियम फॉस्फोरस वो बाहर निकलता है, तो माइन्यूट पोर्स हो सकते हैं उसमें, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होंगे, दैट विल बी ऑस्टियोपोरोसिस। समझ आ रहा है? इसमें भी वैसा ही होता है, ऑस्टियो मलेशिया में भी वहां से कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होता है वो बाहर निकलता है, लेकिन फर्क इनमें इतनी है, याद रखिएगा, मैं समझाऊंगा नहीं लेकिन याद रखिएगा पॉइंट एक, मेहरबानी करके। ऑस्टियो मलेशिया में एक चीज होता है, इसमें बोन का कंपोजिशन चेंज होता है, बोन का कंपोजिशन सेम नहीं रहता है। वो क्या होता है बोन कंपोजिशन, वो मैं नहीं बता सकता, इस वक्त टाइम कम है। बोन कंपोजिशन चेंज होता है, वो सेम नहीं रहता है जो नॉर्मल बोन में। इसमें क्या होता है, इसमें बोन कंपोजिशन सेम रहता है, सेम रहता है। समझेंगे बात को? ठीक है, ये समझेंगे। अच्छा, आपके मतलब किसी के दांत में होते हैं ना ग्रे येलो होते हैं, है ना, कहते हैं हमारे दांत सफ़ेद क्यों नहीं है, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि ज़्यादा आप में विटामिन डी नहीं है, आपके दांत वीक है, और येलो ग्रे इनामल है। इनामल हो गया जो यहाँ पे दांत है, दांत के ऊपर जो ये होता है, ठीक है, जो वाइटिश होता है, जो हार्डेस्ट सबस्टेंस है हमारी बॉडी में, वो ग्रे इन कलर है, दैट येलो टू ग्रे कलर, दैट वो भी इसकी डिफिशिएंसी से हो सकता है। तो ये रहा था आपका विटामिन डी। और विटामिन डी की रिकमेंडेड अलाउंस जो है, डाइटरी अलाउंस जो है, डेली अलाउंस, वो क्या है, वो है 400 to 1000 IU। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, अगर किसी को आप बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, उसको पहले बोलेंगे आप एक काम करो, आप बाहर जाओ, ऊपर छत पे बैठो और धूप में बैठो। एक तो वो तो नेचुरली है, हमें मिल सकता है विटामिन। दूसरा, उसको क्या करना है, उसको 2 हाई डोजेस ऑफ दिस विटामिन डी देने हैं। क्या, 2000 से लेके 4000 तक IU है ना, IU कब तक देना है, फॉर 6 to 12 वीक्स। समझ आ रहा है? विटामिन डी एनिमल सोर्सेज में कहां कहां पे है, जैसे ये फिश जो होती है, रिमेंबर, फिश और द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। और फिश, आप अगर सभी फिश खाओगे ना, फिश बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिश एंड एग्स, एग्स जो होता है इट्स ए कंप्लीट फूड। एग जो होता है ना, एग कंप्लीट फूड होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है, बाकी सारा फिट होता है इसमें। ये पैकेज, क्योंकि आपको पता है एग से एक चिकन बनता है, और एक चिकन बनाने के लिए आपको पता है क्या होता है, सब चीज़ें चाहिए ना, जो भी बॉडी के लिए चाहिए वो एग ही में ही होता है, क्योंकि उसको हम बाहर से देते हैं नहीं, एग, इसलिए एग खाया करो। विटामिन ई जो है, अब ये उनके लिए है जो चाहते हैं हम खूबसूरत रहें, सो इसे हम क्या कहते हैं, विटामिन ई जो है, दिस इज कॉल्ड ब्यूटी विटामिन, और इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एंटी एजिंग विटामिन। क्या है? एंटी एजिंग विटामिन, ब्यूटी विटामिन या एंटी एजिंग विटामिन।